आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करूं, उससे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं एक तस्वीर। दुनिया के एक बड़े मुल्क के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी ने चाटा मार दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मैक्रो खड़े हुए फ्लाइट में और उनकी पत्नी ने उन्हें धक्का दे दिया, थप्पड़ मारा है चेहरे पर। देख रहे हैं फ्लाइट का गेट खुलता है और गेट खुलते ही देखिए ये उनकी पत्नी का हाथ सबके सामने, खुद मैक्रो अवाक रह जाते हैं ये क्या हो गया, और झेपने के बाद हाथ उठाते हैं मीडिया के सामने। देखिए मैक्रो के लिए बहुत असहज स्थिति हो गई। फ्लाइट का गेट खुल चुका था, नीचे उतरना था पत्नी के साथ। उससे पहले देखिए पत्नी ने उनके चेहरे पर हाथ मारा और मैक्रो ने झेपते हुए मीडिया के सामने हाथ हिलाया। तो आपको बताऊंगा कि आखिर मैक्रो की पत्नी ने उन्हें क्यों पीटा। राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और उसके बाद यानी पिटने के बाद मैक्रो क्या कह रहे हैं। उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, टेंशन में पाकिस्तान और जुटा रहा हथियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर अभी से कुछ वक्त पहले की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री गुजरात में रोड शो कर रहे थे, लोगों के बीच थे पीएम मोदी। इससे पहले वडोदरा में थे, जहां सोफिया कुरैशी, जी हां, सोफिया कुरैशी का परिवार पीएम मोदी का स्वागत कर रहा था, उनके लिए फूलों की बारिश कर रहा था। उनकी बहन और भाई खड़े हुए हैं, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। उनकी बहन खड़ी है सूट पहने बीच में और उनके भाई खड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सोफिया के भाई हैं और दूसरी जो आप देख रहे हैं वो सोफिया की बहन है। ये आप देख रहे हैं एक तरफ सोफिया कुरैशी को, और सोफिया कुरैशी का परिवार खुद गुजरात में वडोदरा में पीएम मोदी का स्वागत कर रहा था। भाई बहन फूलों से पीएम मोदी का वेलकम कर रहे थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरंगों के बीच स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री भुज भी गए थे, ये वडोदरा की तस्वीरें भी हैं, दाहोद भी पहुंचे थे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे हैं, लेकिन विरोधी कहां है? विरोधी अगली तैयारी में है क्या? हथियार खरीदने के लिए शाहबाज तुर्की पहुंच गए, एर्दोगन का हाथ पकड़े हुए। शाहबाज और एर्दोगन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ। शाहबाज और मुनीर पहुंचे हैं तुर्की, जानकारी है तुर्की से और हथियार खरीदने पहुंचे। तुर्की के हथियार भारत ने गिरा दिए। उसके बाद शाहबाज तुर्की का धन्यवाद करने भी पहुंचे और ज्यादा हथियार भी खरीदने की तैयारी में है चीन और तुर्की से। और हथियार खरीदने पहुंचे, लेकिन हथियारों की फजीहत देखिए। ये जो परसों डिनर दिया गया, जिस मुनीर ने डिनर दिया था, उसमें ये तस्वीर भेंट की है शाहबाज को। आप तस्वीर देख रहे हैं,
तस्वीर में आपको नजर आ रहा है साफ, एक साथ कई लॉन्चर से रॉकेट निकल रहे हैं, एक साथ मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स एक साथ आपको निकलते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर मुनीर ने शाहबाज को दी, ये बताते हुए कि इसी तरह से हमने भारत पर हमला किया, और ये वही तस्वीर है भारत पर हमले की। सोचिए ये एक मुल्क के लिए कितना शर्मनाक होगा कि ये न पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये चीन की तस्वीर है, जिसे फ्रेम बनाकर मुनीर ने दे दिया है। ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा है चाइना ने डिप्लॉय किए लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर। ये खबर छपी हुई है बाकायदा, और खबर 4 साल पुरानी, ऊपर देखिए लिखा है 4 years ago। 4 साल पुराने लेख में नीचे जो तस्वीर लगी है, ये हूबहू ये वही तस्वीर है जो मुनीर ने शाहबाज को चिपका दी है। अगली देखिए जरा, 2 तस्वीरें आपके सामने, शाहबाज एक तरफ तोहफा दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपके सामने देखिए। पहला रॉकेट जो मल्टी बैरल से निकल रहा है वो रॉकेट, और जो इस तस्वीर में 4 साल पहले छपा है एक ही है। तीनों की एक साथ तस्वीर ली जाएगी तो यही तस्वीर है। सोचिए हथियार खरीदने जा रहे हैं और हथियारों पर ही फजीहत हो चुकी है। और असली तस्वीर अगर देखनी है तो अब मैं आपको दिखाऊं, यह है असली तस्वीर। जब भारत अपने हथियारों से हमला कर रहा था पाकिस्तान पर, यह वॉर रूम की तस्वीर है, जब आर्मी चीफ खुद मौजूद थे वॉर रूम के अंदर। एक के बाद एक 7 मई की तस्वीर है देखिए, और सामने आपको जो मॉनिटर्स नजर आ रहे हैं, जो स्क्रीन नजर आ रही है, उसमें आर्मी चीफ देख रहे हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग टारगेट्स पर अटैक कर रहा है। यानी लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी जब पाकिस्तान को घर में घुसकर भारत मार रहा था। यह है रियल तस्वीर, और पाकिस्तान इसी खौफ और डर में अब हथियार की खरीदारी पर निकल चुका है। हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की, और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है, इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब से भारत ने पाकिस्तान को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया है, तभी से इस्लामाबाद में शाहबाज और जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद अब पाकिस्तान हथियार जुटाने की तैयारी कर रहा है। हथियारों की खरीद के लिए एर्दोगन के पास शाहबाज मुनीर को भी साथ ले गए हैं। तुर्की के साथ ही चीन के हथियारों से भी भारत को टक्कर देने की तैयारी हो रही है। लेकिन पाक में भारतीय सेना के बारूदी जवाब की निशानियां इन्हीं देशों के हथियारों की असली औकात बता रही हैं। निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। अभी ट्रेलर में पाकिस्तान का यह हाल है, पूरी पिक्चर में क्या चीन और तुर्की के हथियार भारत के आगे टिक पाएंगे? अब देखिए जरा, पाकिस्तान कौन से हथियार खरीदने जा रहा है। चीन और तुर्की से हथियार खरीद रहा है, लेकिन क्या इन हथियारों से भी भारत से जीत पाएगा? ऑपरेशन सिंदूर में मात खाया पाक ताकत बढ़ाने में जुटा है। पाक ने अपनी हथियारों की खरीद को तेजी से बढ़ा दिया है। चीन और तुर्की के साथ पाक बड़ी रक्षा डील करने वाला है। चीन से भारी मात्रा में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर खरीदने की तैयारी है। इससे पाकिस्तान रॉकेट, ग्रेनेड और बड़े गोले फेंक सकता है। इसके अलावा चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने की तैयारी। चीन की मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज होंगी। पाक ने चीनी स्टील्थ फाइटर J-35 खरीदने की भी घोषणा की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 40 लड़ाकू पाकिस्तान खरीदना चाहता है। चीन पाक के परमाणु हथियार अपग्रेड करने में भी मदद कर रहा है।
इसके लिए चीन सामग्री और तकनीकी सहायता पाकिस्तान को दे रहा है। और खबर है कि पाकिस्तानी पायलट्स भी J-35 लड़ाकू चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन के अलावा तुर्की के साथ भी पाक रक्षा सौदा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की पाक में 30 UAV की डील है। पाकिस्तान ड्रोन्स की अटैक ब्रिगेड तैयार करने में जुटा है, क्योंकि तुर्की ड्रोन में महारत हासिल है। इसके लिए तुर्की के साथ उसने बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह समझौता 2021 में हुआ, इसे दोबारा रिन्यू करने की तैयारी है। तुर्की की पाक के साथ आधुनिक पनडुब्बी बनाने की डील हुई है। पाक भारत के खौफ में हथियार अपडेट करने में जुटा है। सोचिए, जिस पाकिस्तान में खाने को नहीं है, पानी को लड़ाई हो रही है, पानी के लिए सिंध में आग लगाई जा रही है, वो हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान की आवाम के लिए यह कितना खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान के लोगों से बात की, वो सुनिए। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। तो बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के ना हथियार काम आने वाले हैं और ना जासूस काम आने वाले हैं, क्योंकि जासूस भी बेनकाब हो चुके हैं। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इसे फिर से प्ले कीजिए। ज्योति आपको नजर आ रही है। ज्योति पाकिस्तान में है, लेकिन ज्योति के आसपास देखिए जो शख्स चल रहे हैं वो बाकायदा AK-47 राइफल लेकर चल रहे हैं। उनके हाथों में ये जो आप शख्स देख रहे हैं खड़ा हुआ पीछे ज्योति के, इसके हाथ में AK-47 राइफल है और ये देखिए राइफल लेकर जा रहा है और ज्योति वीडियो बना रही है पाकिस्तान में। ये जो पीछे टीम चल रही है, देखिए ये AK-47 आप देख रहे हैं इसके हाथ में। ज्योति क्यों आखिर इतनी सिक्योरिटी में थी? सवाल ये, AK-47 लेकर ज्योति के साथ चलने वाले कौन लोग हैं पाकिस्तान में? सोचिए, ज्योति को एक यूट्यूबर जो भारत की है, उसे पाकिस्तान में AK-47 से सुरक्षा कौन और क्यों दे रहा था? देखिए। Oh my God, it's chaos here. So the Indian girl, she's the one with the guys, with all the security. Coming across the road, I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. Sorry, boss. ये आप देख रहे हैं, ये ज्योति के साथ चल रहे हैं सुरक्षा गार्ड। I don't know why. सोचिए, ज्योति भारत की नागरिक, ना जाने कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं। Right, okay. What do you think of Pakistan hospitality? Yeah. पीछे देखिए जो शख्स खड़े हैं वो सब AK-47 लेकर खड़े हैं। We got Indian vloggers here. Hello, bro. Oh my God, it's chaos here. So the Indian girl, she's the one with the guys, with all आपको the बताऊंगा, security. जिस शख्स को आप सुन रहे थे जो ज्योति का वीडियो बना रहा है, स्कॉटिश यूट्यूबर है। इसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूछ भी रहा है कि आखिर ज्योति को इतनी सुरक्षा क्यों मिल रही है। लेकिन आज ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया था। ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक डेटा रिपोर्ट आ गई है। हिसार पुलिस को 12 TB डेटा के रिकॉर्ड मिल गए। अब हिसार पुलिस फोन लैपटॉप के डेटा को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के खातों में संदिग्ध पैसों के लेन देन का पता चला है। हिसार पुलिस ज्योति को मिले फंड और सोर्स की जांच कर रही है। ज्योति के डेटा रिकवर में 1-to-1 बातचीत के सबूत मिले हैं। 4 पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति का ब्रेन वॉश कर उसे खास तौर पर तैयार किया जा रहा था। ज्योति पाक इंटेलिजेंस की पहचान जानते हुए भी उनसे संपर्क में थी। पहली पाकिस्तान यात्रा के बाद उसे खास वीजा मिल गया पाकिस्तान से। ISI और पाक गृह मंत्रालय की मंजूरी से सुरक्षा मिल गई। पाक के वीडियो सामने आने के बाद उनके फॉलोअर्स और यूट्यूबर्स तेजी से बढ़ गए।
ज्योति को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लुभाने का आईएसआई का ये बहुत आम तरीका है। ज्योति के नए वीडियो से भी पाक कनेक्शन का खुलासा हुआ है। AK-47 के साथ ज्योति के पीछे पाक सुरक्षाकर्मी चलते दिखे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिसार पुलिस के पास ज्योति के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ज्योति के डिजिटल साक्ष्य पर कई धाराओं में केस हो सकता है। ज्योति का आज हिसार कोर्ट में ज्योति को पेश किया गया। कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ज्योति 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर थी। रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए उस यूट्यूबर को। जब ज्योति बंदूक और AK-47 राइफल वाले पाकिस्तानियों के साथ जा रही थी मार्केट में, तो वो सवाल पूछ रहा था, उसे सुनिए। It's your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. मैं 5 बार पाकिस्तान आ चुका हूँ। पाकिस्तान मुझे अच्छा लगा। All right, okay. What do you think of Pakistan hospitality? Loving. Nice, yes, there. We got Indian vloggers here. Hello, bro. Oh my God, it's chaos here. ओ माय गॉड, यहाँ काफी भीड़ है। With all the उनकी सुरक्षा में जवान लगे हैं। Sorry, boss. So yeah, the Indian. I don't know why. What the need for all the guns are. Hello, sir. How are you? सुरक्षा में बंदूक की क्या जरूरत है? I wouldn't. बंदूकधारियों ने उन्हें घेर रखा है। She's got surrounding her. There's about 6 gunmen surrounding her. Stand here for a second and get out of the chaos. But yeah, I think I have उनकी सुरक्षा में 6 से ज्यादा बंदूकधारी हैं। surrounding you and walk. ये सब बहुत ही अजीब है। I don't know. I think maybe it looks a little bit makes it look as if Pakistan's unsafe. Let me show you this. It's obscene. There's gunmen across the road. I think there's more than 6 gunmen. Very, very strange. तो ज्योति के बारे में आपने जान लिया, देख लिया। दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। सोफिया उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जब भारत पाकिस्तान पर हमले कर रहा था। आज अगली तस्वीर देखो। आज पीएम जब गुजरात में थे, शुरू में जब मैंने आपको दिखाया, तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सोफिया कुरैशी का भाई और उनकी बहन मौजूद थी। प्रधानमंत्री के गुजरात जाना, उनका वेलकम करना, पीएम मोदी उनके परिवार से मिले। परिवार, सोफिया कुरैशी का परिवार बहुत खुश है पीएम मोदी से मिलने के बाद। सुनिए जरा परिवार क्या कह रहा। बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हमने, हमारे नगरवासियों ने आज हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही मतलब दर्शनीय स्थान था वो। सर, कौन कौन आपकी फैमिली से कौन कौन गया था रोड शो में? मेरी फैमिली से मेरी मिसेज थी, लड़की थी, लड़का था। आपको पहचान लिया था मोदी जी ने? हाँ, उन्होंने पहचान करके तो हाँ प्रणाम किया है। अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने प्रणाम किया उनको। राष्ट्रपति देश के प्रधान है वो, हमने सम्मान देना हमारी ड्यूटी है, ये इट इज कम्स ड्यूटी। तो एक जेस्चर की आप ले हुई, आदान प्रदान हुआ, जेस्चर का प्रणाम, जेस्चर का आदान प्रदान हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हार्दिक प्रसन्नता, बहुत अच्छा लगा। हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड पेमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि पीएम को हमने आमने सामने मिला। इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू सर। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा। सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे, और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था। अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है।
मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। और आइए अब आपको सोफिया कुरैशी के बारे में बताएं। जिस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस दौरान भी चर्चा में थी, न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी। सोफिया कुरैशी 1981 में गुजरात के वडोदरा में जन्मी। 1999 में लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय आर्मी ज्वाइन की। 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम के तहत पंजाब सीमा पर तैनात रहीं। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल रहीं और 2016 में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की। ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली अधिकारी बनी थी। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से आती हैं। सोफिया के दादा पिता दोनों भारतीय सेना में रहे। पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी अफसर हैं। सोफिया कुरैशी के पिता ताज मोहम्मद को बेटी पर गर्व है। ताज मोहम्मद ने कहा कि वो 1971 की जंग लड़ चुके हैं, यानी सोफिया के पिता 1971 की जंग लड़े, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय सेना में थे और अभी भी देश के लिए लड़ने की चाहत रखते हैं। मौका मिले तो जाकर पाकिस्तान को खत्म कर दूं, यह भी उनका कहना है। तो सोफिया की परिवार के बारे में जब दुनिया ने जान लिया, सोफिया को सुन लिया, इस बीच एक और मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, जिन्होंने सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद उन पर एक्शन भी हुआ, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनके खिलाफ जांच भी हो रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री ने इस बैठक में मुख्यमंत्रियों की क्लास भी ली और साफ कहा है कि सोच समझ कर बोलना है। मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हिदायत दी है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, ये मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ नेताओं के बयान से पीएम नाराज है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने यह नाराजगी भी जताई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेताओं के बयान से नाराज हैं। मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में नसीहत दी, सार्वजनिक जीवन में वाणी की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं होता है। गैर जरूरी टिप्पणियां पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी के कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिया था। विजय शाह, जगदीश देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा ने विवादित बयान दिए थे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर बहुत विवाद भी हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद मंत्री ने कई बार माफी भी मांगी। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर भी विवाद हुआ। हरियाणा बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने भी मारे गए लोगों पर बयान दिया था। इसके बाद विपक्ष ने इन बयानों पर पीएम मोदी को घेरा था। कांग्रेस समेत विपक्ष ने देश से माफी की भी मांग की थी। इसके बाद बैठक में पीएम मोदी ने बयानबाजी को लेकर यह हिदायत दी है। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले अगले कई दिनों में अलग अलग राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी वडोदरा के बाद भुज पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का लोगों ने जमकर स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को जो घर में घुस के मारा है वो दिखाया है। तो देश के निहत्तोशीलों पर उनको जो प्रहार किया है, हमारे महिलाओं का सिंदूर मिटाया है, तो उसका नतीजा हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दिया है। पाकिस्तान को जो सिखाना चाहिए था वो सही तरीके से सिखाया और दुनिया में डंका बजाया देश का और खासकर आर्मी का और एयरफोर्स का, नेवी का। इतना सब खुशी हुआ कि बहुत खुशी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन किया यहाँ पे आके, इतना सब खुशी हुआ जैसे हम बोल भी नहीं सकते, नहीं बोलते, उसमें आप समझ जाओ कि हमको कितना खुशी हुआ। जैसे राम आता है और खुशियाँ होती है ना, इतनी खुशी आज मिली है। सिर्फ मुस्लिम समाज खुश नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खुश है। बल्कि मैं कहूँगा कि बच्चा बच्चा इस बात से खुश है। पूरा मुस्लिम समाज मोदी साहब के साथ में है। जब कभी भी देश को अगर जरूरत हुई, टारगेटेड ये मिशन था, जो जिसको सजा देनी थी उसी को सजा मिली है। यानी ये बहुत सोचा समझा हुआ जो भी कदम मोदी साहब ने उठाया है वो बहुत बढ़िया कदम उठाया है। पूरा मुस्लिम समाज ये दुआ करता है कि मोदी साहब की आयु और उनका जो मिशन है वो हमेशा पूरा हो और हम उनके लिए दुआ करते हैं। सिंदूर का रंग अभी आपको दिखाई दे रहा है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया नहीं पूरे देश में दिखाई देगा कि सिंदूर का रंग कैसा होता है। अगली बार पाकिस्तान सोचेगा कि हमारी
बहन बेटी का सिंदूर उजड़ने का नतीजा क्या होता है? हम आर्मी वाले हैं, कभी परिवार की चिंता नहीं करते, हम देश की चिंता करते हैं और आज देश की जीत हुई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, एक सियासी भूचाल आया है, वो पारिवारिक भूचाल भी हो गया है और लालू परिवार में दो फाड़ हो गया है। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं सीएम साहब की। सीएम साहब को एक आईएएस आकर तोहफा दे रहे थे, देख रहे हैं आप, छोटा सा पौधा दिया उन्होंने और उसके बाद सीएम साहब ने वो लेकर आईएएस के सर पर रख दिया है। नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, उनको जैसे ही भेंट दिया गया और आईएएस अधिकारी की खोपड़ी पर रख दिया उन्होंने। उसके बाद अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं सीएम के स्थिति पर कि सीएम आखिर क्या ठीक है पूरी तरह से, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं आईएएस के साथ। और अब बात लालू परिवार की। लालू यादव कल के हंगामे और फैमिली ड्रामा के बाद आज दिखाई दिए। लालू यादव पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, मीडिया ने रोक लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। लालू जी लालू यादव पहली बार कैमरा के सामने आए हैं इस बवाल के बीच और लालू से पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की। लालू जी लालू यादव मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, लेकिन जो कुछ उनकी फैमिली में चल रहा है उससे एक अलग हंगामा मचा हुआ है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, तेज प्रताप की शादी की तस्वीर, जब ऐश्वर्या से शादी हुई थी। कहा जा रहा है तेज प्रताप नहीं चाहते थे शादी करना ऐश्वर्या से। तेज प्रताप उस वक्त भी चाहते थे कि यह शादी ना हो, लेकिन उनकी शादी जबरदस्ती कराई गई, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन अब उनकी दूसरी तस्वीरें सामने आने के बाद हंगामा यह हो रहा है कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दिया गया और तेज प्रताप को परिवार से भी बाहर कर दिया गया और परिवार अब दो हिस्सों में बंट गया है। देखिए, पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है। लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। तेज प्रताप बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक हैं। तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। मीसा यादव जो आरजेडी सांसद हैं, अभी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं इससे पहले। साले सुभाष यादव पूर्व सांसद हैं और एक और साला साधु यादव विधायक है और सांसद रहे हैं। परिवार से बहुत ताल्लुक नहीं, लेकिन पूरा परिवार जब सियासत में हो, पार्टी ही परिवार हो और परिवार ही पार्टी हो, तो इस तरह की लड़ाइयों के बाद परिवार में भी टूट होती है। जरा रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप की एक तस्वीर ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। तेज ने जैसे ही अपना सच कबूला, लालू, तेजस्वी, रोहिणी सब उन पर टूट पड़े। लालू ने पार्टी से निकाला, परिवार से बेदखल किया। तेजस्वी ने कहा वो भी इसे बर्दाश्त नहीं करते। तेज की बहन रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप पर परंपरा, परिवेश और परवरिश जैसे शब्दों से तीखे हमले किए। निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। तो सवाल ये, क्या सच बाहर आते ही लालू, तेजस्वी, रोहिणी ने तेज प्रताप पर इतना तीखा हमला क्यों किया? क्या लालू परिवार तेज प्रताप के सच से अनजान था? और अगर जानता था तो फिर मीडिया में इतनी तीखी बयानबाजी क्यों? जानकार मानते हैं कि यह मामला केवल तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड का नहीं,
दरअसल लालू परिवार के भीतर विरासत पर कब्जे के लिए तेज होती जंग भी है, जिसमें एक खेमा तेजस्वी के साथ है, दूसरा तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी की बात करता है। एक खेमे में लालू यादव खुलकर खड़े हैं, दूसरे खेमे में तेज प्रताप को अपनी मां का समर्थन मिलता है। फिलहाल तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर विरोधी खेमों को हमले का एक और मौका दे दिया है। कल राबड़ी देवी गई होंगी और उसका आंसू पोंछी होंगी और बोली होंगी कि हम सब संभाल लेंगे, तुम बस अभी शांत रहो। आइए अब आपको बताता हूं परिवार में कैसे बंटवारा हो गया है, कौन किस तरफ खड़ा है। लालू परिवार में तेज प्रताप की तरफ कौन है और तेजस्वी की तरफ कौन है, ये हिंदी फिल्म जैसा हो गया है। परिवार का एक हिस्सा इधर है और परिवार का एक हिस्सा इधर है। तेजस्वी, रोहिणी, लालू एक तरफ है। इन्हीं तीनों के बयान अब तक आए, अगर आप देखेंगे। तेज प्रताप, मीसा और राबड़ी एक तरफ हैं, इन तीनों के बयान अब तक नहीं आए। तेज प्रताप के खुलासे ने लालू परिवार में भूचाल ला दिया। लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से निलंबित कर दिया। आनन फानन में तेज के परिवार से बेदखल का ऐलान भी कर दिया गया। ऐसे में चर्चा है लालू यादव ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। तेज को बाहर कर दिया, तेजस्वी के लिए रास्ता साफ कर दिया। यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चर्चा है कि परिवार में सब ठीक नहीं है। लालू यादव की विरासत को लेकर लालू परिवार दो खेमों में बटा है। एक खेमा तेजस्वी यादव के साथ है और दूसरा खेमा तेज प्रताप के साथ है। तेजस्वी के साथ लालू, राबड़ी, लालू, रोहिणी और खुद तेजस्वी है। जानकार बताते हैं यही वजह है कि लालू ने तेज को पार्टी से निकाला है, जिसके फौरन बाद तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य ने तेज हमले किए तेज पर। ऐसे मामलों में लालू यादव का एक्शन और तेजस्वी का बयान ही काफी था। सवाल ये, आखिर लालू परिवार के दूसरे खेमे में कौन कौन लोग हैं? जानकार बताते हैं दूसरा खेमा तेज प्रताप, मीसा भारती और राबड़ी देवी का है। एक मां के तौर पर तेज प्रताप यादव को राबड़ी देवी का पूरा सपोर्ट मिलता है। तेज प्रताप को बड़ी बहन और सांसद मीसा भारती का भी साथ मिलता है। जानकार बताते हैं यही वजह है तेज मामले में राबड़ी देवी चुप है इस वक्त। पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मीसा पार्टी के मामले में खुलकर अपने विचार रखती रही हैं। कई मामलों में वो तेजस्वी यादव से अलग हटकर भी बयान देती रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार में तूफान से पहले की चुप्पी है, क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले और घर की ये लड़ाई खुलकर सियासी लड़ाई में बदल चुकी है। इसका इशारा पूर्व मंत्री और लालू यादव के करीबी रहे नागमणि ने भी किया है। नागमणि ने कहा, हाल की घटना ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना है तो उन्हें परिवार और पार्टी को साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले को ज्यादा तूल दिया गया है। परिवार में फूट डालने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। परिवार में विरासत की इस लड़ाई का इशारा लालू के साले ने भी किया है। अब आपको सबसे पहले सुनवाता हूं तेज प्रताप की तस्वीर। आपने अनुष्का यादव के साथ देखी, लेकिन अब तेज प्रताप की जो पत्नी है ऐश्वर्या, उन्हें सुनिए वो क्या कह रही हैं ये सब ड्रामा देखने के बाद। हमको लग रहा है कि ये लोग, उनको ज़रूर पता होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को, कि ऐसा इनका कहीं है। इसीलिए हमको मार पीट के, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। और ये अभी भी जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये भी इनको दिक्कत नहीं है कि पहली शादी की है, दूसरी शादी की है, तीसरी शादी की है। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। आप एक सोचिए, आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। हम रोज़ जाते कोर्ट एक मुल्ज़िम की तरह, और वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि नहीं, इसका गलती है, इसका गलती है, इसका गलती है। ये इन लोग का ना एक तरीका है अपने बेटे की गलती छुपाने में, लड़की के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं, काली पोत देते हैं ताकि उसका गलती नहीं दिखे। और अंत में जब बाहर आ गई बात इनकी, तो उसके बाद ये सोशल जस्टिस बन जाते हैं कि हम निकाल देते हैं इनको। ये बात 7 साल जब मेरे साथ सारा अन्याय हो रहा था, तब तो ये चुप थे। हम इसको हनी ट्रैप से एक षड्यंत्र के तरीके से इसको हम देख रहे हैं।
क्योंकि तेज प्रताप के साथ में विधायक भले ही हैं, लेकिन दिल दिमाग से वो बहुत इनोसेंट है और साफ दिल का और हंसमुख लड़का है, जहाँ तक हम समझते हैं। इसको ट्रैप किया गया विश्वास में ले करके, प्यार मोहब्बत का जो बात जो आ रही है सामने, ये विश्वास में ले करके इस तरह का काम अनुष्का यादव की पूरी फैमिली ने किया है। जिस तरह से अब तेज प्रताप जी कह रहे हैं जो फेक है, तो लालू जी भाई पार्टी अब परिवार से क्यों निकाल दिए? इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होता तब न सही पता चलेगा। तब बिना सही किए हुए लालू जी पार्टी और सब चीज से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए। क्यों? दाल में क्यों काला है? छात्र राजद के अध्यक्ष बनाया गया आकाश यादव जी को, तो सब लोग जानते हैं ये संबंध है, परिवारिक संबंध है। उस समय भी तेज प्रताप जी जाहिर किए थे हम उससे शादी करेंगे, बाकी आप लोग शादी नहीं होने दिए, लव मैरिज शादी नहीं होता है। तो एक एक घर में दो नीति क्यों अपनाइएगा? तेजस्वी जी लव मैरिज शादी करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। अब बड़ बेटा जात में शादी करना चाहता है, उसको रोक दिए क्योंकि गरीब परिवार है। और परिवार के मामले में आप देख रहे हैं मामा भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देखिए जब मामा सवाल उठा रहे हैं तो विरोधी सियासी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव कह रहे हैं तेज प्रताप ने कोई गलती नहीं की है, तेज प्रताप ने सच को स्वीकार किया है, तेज प्रताप ने परिवार को धोखा नहीं दिया है। लालू को भी इस सच को स्वीकारना चाहिए, लालू यादव को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। संजय जायसवाल पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा लालू और राबड़ी ने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। वो जानते थे कि तेज प्रताप अनुष्का यादव के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं, बावजूद इसके प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरोगा राय की पोती से शादी कर दी। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं जब ऐश्वर्या पर जुल्म हो रहा था तब लालू खामोश थे, जब बेटे ने सच बोल दिया तो निलंबन का नाटक कर रहे हैं। लालू यादव तेज प्रताप के मामले में चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। लालू और उनका परिवार जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लालू को चाहिए वो तेज प्रताप की विधायकी खत्म कराने की पहल करें। प्रशांत किशोर नेता जनसुराज पार्टी, वो कह रहे हैं लालू के फैसले से किसी को क्या फर्क पड़ता है। दरअसल लालू तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जनता को लालू यादव से सीखना चाहिए, बच्चों की चिंता करना है। बेटा 9वीं पास भी नहीं, लेकिन चाहते हैं बेटा बिहार का राजा बने। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं लालू यादव ने अपनी बहू के साथ अन्याय किया है, पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती के साथ नाइंसाफी की है। तेज प्रताप काफी वक्त से अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में थे, ऐसे में लालू परिवार ने तेज की शादी ऐश्वर्या राय से क्यों कराई? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार लालू को किसने दिया? जब ऐश्वर्या को बेरहमी से मारा गया तब लालू के संस्कार क्यों नहीं जागे? अब कहीं सिन्हा के चक्कर में अनुष्का यादव की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं बिहार में कल ये खबर सामने आई, आज सियासी हंगामा। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना। लालू प्रसाद जी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई बहुत पहले की जानी चाहिए थी, जब बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की सुपुत्री ऐश्वर्या राय के साथ उनके बेटे की शादी हो रही थी और उसका जो बाद का प्रकरण है वो बहुत पीड़ादायक है। अब उन्होंने जो कार्रवाई की है वो आगामी चुनाव के संभावित खतरों से डर करके की है। इनके परिवार की पार्टी है और इनका परिवार और पार्टी एक ही है, तो परिवार की पार्टी में इस तरह के समय समय पे पराक्रम दिखाई पड़ते रहते हैं, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन पूरा बिहार और पूरे देश के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। और आइए, आपने तेज प्रताप, ऐश्वर्या और अनुष्का के बारे में देख लिया। अब आपको एक राष्ट्रपति की तस्वीर दिखाते हैं। मैक्रो को पत्नी ने थप्पड़ मार दिया। ये मैक्रो हैं और ये उनकी पत्नी है, लगभग 24 साल से ज्यादा बड़ी हैं। दोनों के बीच जो उम्र का फर्क है वो 24 साल से ज्यादा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है फ्लाइट में थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और देखिए पत्नी ने फौरन मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो पीछे हटे और सकपका गए, घबरा गए। ये हुआ क्या उनके साथ? और सामने मीडिया के कैमरे थे और मीडिया कैमरे में सब कैद हो चुका। उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प नहीं था मीडिया के सामने हाथ हिलाकर हाय करने का।
अब देखिए, जब थप्पड़ पड़ गया उसके बाद जब उतरे हैं तो मैक्रो ने हाथ बढ़ाया अपना ऐसे करके, शायद पत्नी हाथ पकड़े, लेकिन पत्नी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। उसके बाद फ्लाइट से उतरे हैं बिना हाथ पकड़े हुए। अगर आप देखिए कि मैक्रो जैसे ही दरवाज़ा खुला उसके बाद मैक्रो नीचे आए, नीचे आते वक्त मैक्रो ने हाथ बढ़ाया। ये देखिए, पत्नी बगल में थी, उन्होंने हाथ अपना बढ़ाया कि शायद पत्नी उनके हाथ में हाथ डालेंगी, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं दिया और फिर नीचे हाथ वैसे ही करके उतर आए। लेकिन जिन्हें लगे कि ऐसा नहीं है, दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, फ्लाइट से उतरने की हमने जितनी तस्वीर उनकी देखी उनकी पत्नी के साथ, सब में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही उतरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये पहला मौका था जब दोनों कुछ इस तरह से उतरे थे, जब हाथ नहीं पकड़ा हो। इससे पहले की सारी तस्वीरों में फ्लाइट से उतरते वक्त हाथ पकड़े हुए हैं। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर यह बवाल हुआ क्यों। एक राष्ट्रपति के लिए तो यह बहुत असहज स्थिति हो गई। इमैनुअल मैक्रों का यह वीडियो वियतनाम की राजधानी हनोई का है, जहां वो अपनी पत्नी ब्रिगिट मैक्रो के साथ राजकीय यात्रा पर थे। थप्पड़ खाने के बाद मैक्रो वीडियो में मुंह छिपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 25 मई का बताया जा रहा है। विमान का दरवाजा खुलते ही इमैनुअल मैक्रों का एहसास होता है कि बाहर मीडिया और कैमरामैन खड़े हैं। विमान का दरवाजा खुलते ही वो झेप गए, लेकिन तुरंत ही मैक्रो ने स्थिति संभालने की कोशिश की और मुस्कुराकर मीडिया की तरफ हाथ हिलाया। मैक्रो की पत्नी विमान के दरवाजे के पीछे थी और ऐसे में उनके चेहरे का हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज दिखा नहीं। लेकिन इसके बाद दोनों जब फ्लाइट से नीचे उतरे उस वक्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। वीडियो में दिख रहा है कि मैक्रो अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी इग्नोर कर देती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन ने पहले विमान में इस तरह की घटना होने से इनकार कर दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन बाद में कहा यह कपल के बीच छोटा सा झगड़ा था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के करीबी दोस्त ने इसे पति पत्नी का साधारण झगड़ा बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की लव स्टोरी बहुत चर्चित है, बहुत दिलचस्प है। 2006 में इमैनुअल मैक्रो ने ब्रिगिट मैक्रो से शादी की। इमैनुअल और ब्रिगिट की उम्र में 24 साल का अंतर है। 15 साल के इमैनुअल मैक्रो थे और 39 साल की ब्रिगिट में प्यार हो गया। ब्रिगिट मैक्रो कैथोलिक स्कूल में ड्रामा टीचर थी और इमैनुअल मैक्रो ब्रिगिट के छात्र हुआ करते थे। उस वक्त ब्रिगिट मैक्रो शादीशुदा थी, उनकी शादी को भी 20 साल हो चुके थे। तब ब्रिगिट मैक्रो 3 बच्चों की मां पहले से थी। ब्रिगिट का एक बच्चा मैक्रो के ही साथ क्लास में पढ़ता था, इमैनुअल मैक्रो के साथ। मैक्रो के परिवार को भी इस लव स्टोरी का अंदाजा नहीं था। परिवार को लगता था कि मैक्रो जो है वो ब्रिगिट की बेटी को डेट कर रहे हैं। जब परिवार को दोनों के रिश्तों के बारे में पता चला तो बहुत विरोध हुआ। मैक्रो को पेरिस बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। इसके बाद ब्रिगिट ने भी उनसे दूरी बना ली, लेकिन करीब 10 साल तक उनका रिलेशनशिप चला। इस दौरान ब्रिगिट का अपने पति से तलाक हो गया। इसके बाद इमैनुअल मैक्रो और ब्रिगिट ने शादी कर ली। फिर मीडिया ने अब इस लड़ाई के बाद, इस तस्वीर के बाद इमैनुअल मैक्रो से सवाल पूछा तो उन्होंने इसे झगड़े से इनकार किया। सुनिए जरा। कुछ नोक झोंक चल रही थी या इसे मजाक समझिए। पत्नी के साथ मैं मजाक कर रहा था, ये और कुछ नहीं है। हाल में हमारे वीडियो के साथ ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या चीन फिर लाएगा महामारी? लोगों में डर और दहशत है, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति दुनिया ने देखी है उसके बाद कोरोना के नाम से ही दहशत हो जाती है। चीन क्या सच छिपा रहा है? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। दावा यह किया जा रहा है कि चीन में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और चीन दुनिया को जानकारी नहीं दे रहा है कि उसके देश में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। दावा यह भी है कि हर रोज की तरह दोगुने मरीज हो गए हैं और कोरोना के मरीज चीन में लाखों की संख्या में पहुंच चुके हैं। क्या दुनिया में फिर महामारी आने वाली है? चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन सच को छिपा रहा है। न कोरोना के आंकड़े बता रहा है, वायरस कितना खतरनाक है इसकी जानकारी भी नहीं दे रहा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी चीन ने ऐसा ही किया था। सवाल है, क्या चीन फिर दुनिया को महामारी देने की तैयारी कर रहा है?
आइए अब आपको बताऊं चीन में हालात क्या है इस वक्त, क्योंकि देश में भारत में जो स्थिति है, हर रोज कोरोना के मामले आ रहे हैं, भारत में क्या हालात है भी आपको बताऊंगा। चीन समेत पूरी दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन कोरोना के सही आंकड़े नहीं बता रहा है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसकी जानकारी भी नहीं दे रहा है। अप्रैल महीने में चीन में 1,60,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज थे। ज्यादातर मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित थे। चीन ने मई महीने में कितने मरीज बढ़े इसकी जानकारी नहीं दी। चीनी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने 4 मई तक के आंकड़े दिए, जिसमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7.5% से बढ़कर सोचिए 16.2% हो गई है, 2 गुने से ज्यादा। 1 महीने से भी कम समय में मरीजों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई, लेकिन चीन ने मरीजों की सही संख्या नहीं जारी की। नया जो वेरिएंट से क्या परेशानी हो रही है यह भी चीन नहीं बता रहा। इस बार भी कोरोना का नया वेरिएंट चीन से ही अन्य देशों में पहुंचा है। चीन ने इसको फैलने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए ठोस। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसकी जानकारी भी शेयर नहीं कर रहा है। सवाल है, क्या चीन फिर से दुनिया को महामारी में झोंकना चाहता है? क्या चीन कोरोना की तीसरी लहर आने का इंतजार कर रहा है? आइए आपको बताऊं कि दुनिया के कौन कौन से देश में फिर से कोरोना एक्टिव हो गया है। क्या यह कोरोना चीन से ही दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंचा है? सबसे पहले देखिए चीन में बताया जा रहा है 3,20,000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। 33 थाईलैंड में 33,000 केस सामने आए हैं। ताइवान में 19,000 केस कोरोना के मिले हैं। जून में 1 लाख पार हो जाएगा। सिंगापुर में 14,200 कोरोना के मामले हैं। ब्रिटेन में 842 मरीज मिले हैं। फ्रांस में नए वेरिएंट के 4 केस सामने आए हैं। अमेरिका में नए वेरिएंट का 1 केस सामने आया है। NB181 का मरीज मिला है। चीन से अमेरिका पहुंचा है ये वेरिएंट, ये दावा किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डॉक्टर DK गुप्ता क्या कह रहे हैं इस पर। जो एक नया वेरिएंट है, इसका CDC ने खोज की है कि बहुत सारे यूएस के एयरपोर्ट में जो स्क्रीनिंग हुई है, जो खास करके लोग चाइना से आए थे, जो ट्रेवलर्स थे, उनके अंदर पाया गया है। और चाइना में जो केसेस हैं वो हजारों लाखों के केसेस में बढ़ रहे हैं हर रोज। और बात करें वहां पे तो लोग, वहां के लोग कह रहे हैं कि पीक पहुंच चुका है, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां पे अभी पीक आया है। तो चाइना कहीं ना कहीं से इसके रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी वजह से बिकॉज बहुत सारा डाटा वो WHO से या बहुत सारे जो हेल्थ एजेंसी है वर्ल्ड वाइड उनसे शेयर नहीं कर रहा है, उसकी वजह से दूसरे देशों को भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर चाइना सही समय पे सही इंफॉर्मेशन शेयर कर देता, जो इन्फ्लुएंजा लाइक केसेस जो दिन रात वहां बढ़ रहे थे उनका डाटा अगर WHO और अन्य एजेंसीज को शेयर कर देता, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैवल एडवाइजरी है या जो दूसरे देश हैं उन सबको अपनी तैयारी करने का मौका मिल जाता और सडनली इतना केसेस नहीं बढ़ते। जो नया वेरिएंट है डेफिनेटली वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब और तेजी से फैल रहा है, ज्यादा इम्यूनिटी को स्केप करने वाला है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को ज्यादा से ज्यादा स्केप कर सकता है। प्लस जो इस समय एंटीबॉडीज बनी हुई है आपकी जो नेचुरल इन्फेक्शन से और जो पुराने वैक्सीनेशन से, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत कम कारगर है, नहीं कारगर है। मतलब है जो नया वेरिएंट है उसके लिए नई वैक्सीन भी चाहिए हो सकती है। तो इसलिए मैं फिर बोलूंगा या बहुत सारी एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइना पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो भी डाटा है, लाइव डाटा, उसको शेयर करना चाहिए सारे देशों के साथ, और सारे देशों को अपनी तैयारी भरकस कर लेनी चाहिए। बिकॉज जो कोविड का वायरस है, बहरूपिया वायरस है, ये कब अपने रंग बदल ले, कब नया म्यूटेशन इसके अंदर हो जाए और कितना ज्यादा खतरनाक हो जाए, वो हम सब देख चुके हैं पहले भी। और आइए अब आपको बताऊं भारत में कोरोना के कितने केसेस हैं, कितने मिले। कहा जा रहा है 1,000 पार कर गया है भारत में आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 15 मरीज कोरोना के मिले। दिल्ली में 104 केस हैं कोरोना के। हरियाणा में 9 मरीज और राजस्थान में 13 मरीज कोरोना के। महाराष्ट्र में 209 केस, गुजरात में 76 नए केस, कुल मरीज 83 हो गए। कर्नाटक में 34 नए मरीज मिले, कुल केस 47 हो गए। पश्चिम बंगाल में 12 मरीज और केरल में 335 नए केस, 430 कुल केस हो गए। देश में कुल 1009 केस सामने आ चुके हैं और राज्य सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं। सुनिए जरा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है, तो इतने कम संख्या जब होती है
तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं कर, मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अभी समय फैल रहा है, पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। रही खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात बारिश की। मायानगरी आपको लिए चलता हूं। पहली बारिश में मायानगरी पानी पानी हो गई, हर साल की कहानी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो में पानी भर गया है। अभी उद्घाटन हुआ था पिछले दिनों इसका। यह अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं मेट्रो की। इतनी बारिश हुई कि देखिए अंडरग्राउंड मेट्रो में पानी भरना शुरू हो गया। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, मुंबई की स्थिति आप देख रहे हैं। हर बारिश के बाद बीएमसी की पोल खुल जाती है, सड़कों पर पानी भरा है, गाड़ियां पानी में डूबी। एक और तस्वीर देखिए जरा, लोकल ट्रेन, मुंबई की लाइफलाइन है लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन के ट्रैक डूब गए हैं पानी में, ट्रैक भी नजर नहीं आ रहे। पुणे की तस्वीर देखिए, ये पुणे का हाल है। पुणे सोलापुर हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं पूरी तरह से। हाईवे का हाल ये है। ये तस्वीर देखिए, पुणे में बारिश का कहर आपको नजर आ रहा है। पुणे की ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका पानी पानी हो गया। पहला बारिश में पानी इतना भर है तो आगे का क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। ये सीमेंट का रोड बना है तभी से ये पानी जाने का, वो लोग को पानी जाने के लिए मार्ग नहीं है तो पानी कैसा जाएगा। प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये बहुत प्रॉब्लम है अभी। ड्रेनेज में काम बराबर किया नहीं होएगा, इसके लिए ऐसा पानी पड़ा है। लोग तकलीफ थोड़ी से, तकलीफ तो बहुत है, गाड़ी नहीं जमा हुआ है पूरा। आज पहली बार हाँ, गाड़ी में लाइट लगेला है आज पहली बार। बीएमसी का काम क्या पहला चालू नहीं किया है जल्दी, बाकी क्या है सब रोड का काम वैसा के वैसा रखा है। बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। ये हर साल की कहानी हो गई है, सायन में पानी भर जाता है। ये हमेशा का ये ऐसे इधर साइन मार्टन की बारिश गिरता है, कुछ तो सरकार ने कुछ तो करना मांगता इधर। आइए आपको बताऊं कि मुंबई में बारिश का हाल क्या है। मई में मानसून आ गया है, मुंबई में कैसे जल्दी मानसून आ गया और अलग अलग क्षेत्रों का हाल देखिए जरा। मुंबई में 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मुंबई में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मई महीने में 295 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलाबा में 105.2 मिलीमीटर, सेंटा क्रूज में 55 मिलीमीटर और बैंड्रा में 68.5 मिलीमीटर, जुहू एयरपोर्ट पर 63.5 मिलीमीटर, सायन में 53.5 मिलीमीटर। वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इसका 1 मई को उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। मुंबई में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। भारी बारिश से करीब 250 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। मुंबई के कई इलाकों में 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हार्बर सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ और हजारों लोग कई घंटे तक फंसे रहे। मुंबई की 96 इमारतों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। 3100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अब आपको बताऊं कि आखिर मुंबई में जो हालात हैं, ये हालात मुंबई में इससे पहले कब बने थे, अभी स्थिति क्या है। बताया जा रहा है हाई टाइड के हालात भी मुंबई में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में रिकॉर्ड बारिश की वजह मॉनसून है और 26 मई को ही मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दी थी। 69 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मॉनसून इतनी जल्दी मुंबई पहुंच गया है।
1956 में 29 मई को मॉनसून ने दस्तक दी थी। मुंबई में मॉनसून के पहुंचने का समय है 11 जून का। अगर इस बार 16 दिन पहले ही मॉनसून आ गया, मौसम विभाग ने संभावना जताई है अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को हाई अलर्ट किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। मानसून आज महाराष्ट्र में मतलब मुंबई के साथ साथ पुणे और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ऑलरेडी आ चुका है। मानसून ऑलरेडी सेट हो चुका है। मुंबई मानसून की जो लाइन है वो मुंबई, पुणे, सोलापुर से लेके ईस्ट तक जाती हुई नजर आ रही है। और आइए और अब बात आज के सूत्र की। कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है। यह आपको जगाने और सुधार करने की चेतावनी होती है। जिंदगी का यह सूत्र दिया था अमेरिका के महान व्यवसायी, निवेशक और उद्यमी स्टीव जॉब्स ने। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। जो आईफोन, आईपॉड और आईपैड आज दुनिया भर में छाया है, इसके पीछे स्टीव जॉब्स का ही हाथ था। जॉब्स ने ही एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होती थी। इसके पीछे उनके लंबे संघर्ष और नाकामी से हार ना मानने की कहानी है। जॉब्स पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन 17 साल में कॉलेज छोड़ दिया। रहने के लिए उनके पास तब घर नहीं था। वो दोस्त के कमरे में जमीन पर सोते, कोक की बोतल बेचकर खाने के लिए पैसे कमाते थे। एक दिन कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी सीखने का उन्हें विचार आया। डॉट और डिजाइन जोड़ते जोड़ते एप्पल का आइडिया आ गया। एक गैराज में अपने दोस्त के साथ उन्होंने कंपनी शुरू की। कुछ सालों में ही एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जिस कंपनी को खड़ा किया था, उसी एप्पल से उन्हें निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स परेशान हुए, पर हिम्मत नहीं हारी। जल्दी कई एनिमेशन स्टूडियो और दूसरी कंपनी खड़ी कर दी। वॉल्ट डिज्नी जैसी कंपनी ने भी उन्हें अपनी टीम में रखा। हालांकि बाद में एप्पल कंपनी ने भी उन्हें वापस ले लिया और वो वापस लौटे और इसे दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बना दिया। आज हम आपको बताते हैं स्टीव जॉब्स का वो सूत्र जो उन्होंने 17 साल की उम्र में कहीं पढ़ा था। आप हर दिन ये सोच कर जियो कि आज आखिरी दिन है और क्या मैं जो करना चाहता हूं वही कर रहा हूं। मतलब अपने पसंद के काम को जुनून के साथ करना चाहिए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ